यही तो आरोप लगातार जो है बिहार में विपक्ष की तरफ से लगवाए जा रहे हैं। लेकिन राजीव, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि महज जाति जनगणना करवा देने से क्या जो लाभार्थी वर्ग है वो अपना पाला बदल देता है? क्योंकि जातिगत जनगणना बिहार में होती है, अब राष्ट्रीय लेवल पर उसको कराने की बात अब विपक्ष जो मांग कर रहा है वो सामने आ रही है, तो सत्ता पक्ष यानी कल हमने प्रधानमंत्री को सुना, अब वो अपने आप को गरीब हितैषी उनकी पैरवी वो करते नजर आ रहे हैं। तो ऐसे में क्या लाभार्थी वर्ग सिर्फ महज जातीय जनगणना होने से अपना पाला बदलता है? और दूसरा ये कि अगर यहाँ मोदी जी ये बात कह रहे हैं, गरीब कल्याण की अगर वो बात कर रहे हैं, तो विपक्ष के इस वार पर ये कितना भारी पड़ेगा, उनका ये पलटवार? देखिए, चाहे जो कुछ भी हो, नीतीश कुमार ने जातिगत जनगणना कराकर और उसके आंकड़े 2 अक्टूबर के दिन सार्वजनिक कराकर भारतीय जनता पार्टी को थोड़ा असहज किया है। और इसकी चर्चा, चूंकि कांग्रेस पार्टी भी जो कभी धर्म जाति की इस तरह से बात नहीं करती थी, अंततः उसने जाति के मुद्दे को अपनाने का काम किया है और जातिगत जनगणना को बाकी जो जेडीयू आरजेडी समाजवादी पार्टी है उतना ही मुखर तौर पर कांग्रेस पार्टी अब अपने सारे मंचों से जातिगत जनगणना की बात कर रही है। आपने देखा कि जातिगत जनगणना के बाद खुद प्रधानमंत्री ने ही जो 2-3 रैलियां की और उसमें किस तरह की भाषा उन्होंने बोली या किस तरह का एंगल उन्होंने लिया। आप देखिए, कन्हैया की जो हत्या राजस्थान में हुई थी उसका जिक्र किया और उसके बाद कल उन्होंने सीधे सीधे कहा कि माइनॉरिटी और मेजॉरिटी संसाधनों पर किसका हक है, मेजॉरिटी का हक है तो आप माइनॉरिटी के खिलाफ हैं। यानी जो हमेशा से मंडल कमंडल की राजनीति चलती है, 85% हिंदू बनाम 15% अल्पसंख्यक या 85% पिछड़े दलित और 15% अगड़े, तो ये जो लड़ाई है वो 90 के दशक में चलती थी और अब फिर से मुझे लग रहा है कि 2024 में ये 2 ध्रुवीय लड़ाई उसी तरह की होगी। एक डिफरेंस मंडल से और अब में है कि उस वक्त जो नेता थे जिन्होंने जाति की या पिछड़ों की या दलितों की बात की, वो आज जो इनके रहनुमा हैं इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर, इनसे कहीं ज़्यादा जनता से जुड़े हुए और इनसे कहीं ज़्यादा कन्विंसिंग थे। लालू प्रसाद यादव को आप देख लें, और ज़मीन से जुड़े और उठे लोग थे। अब उनकी जो पीढ़ियां हैं शायद उनमें वो दमखम है या नहीं, ये 24 में टेस्ट होगा, लेकिन उसी पीढ़ी के नीतीश कुमार अभी बचे हुए हैं। तो अगर आप देखें तो 90 के दशक में लालू यादव बिहार में, रामविलास पासवान बिहार में, नीतीश कुमार बिहार में और मुलायम सिंह और काशीराम जो काम कर रहे थे, उस समय जो मंडल और कमंडल की राजनीति थी, एक तरफ तो नारा लगता था गर्व से कहो हम हिंदू हैं, अयोध्या तो झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, एक तरफ तो ये नारा लगता था, दूसरी तरफ ये नारा लगता था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। और इतनी तीव्रता से सोसाइटी में इतना मतों का तेजी से ध्रुवीकरण हुआ कि निश्चित तौर पर जो पिछड़ों से और जो जातिवाद की बात करने वाले नेता थे उन्होंने उत्तर भारत में अपना दबदबा कायम रखा। लेकिन बात यह है आज के दौर में कि जब उन पर भरोसा किया गया तो कुछ जाति विशेष का ही उस समय उत्थान हुआ। परिवार और पैसे से ये पार्टियां ऊपर नहीं उठ पाईं, भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे, तो तब से और अब में स्थितियां ये बदल चुकी है। दूसरी तमाम वो जातियां जो लालू मुलायम और काशीराम के साथ खड़ी थी लामबंद तरीके से, अब वो आपस में ही बिखर गईं। सब छोटी छोटी जातियों की अलग अलग पार्टियां हो गईं और अलग तरीके का एक सिनेरियो अब दिखाई दे रहा है। लेकिन मूल बात जो है वो यही है कि एक पक्ष ऐसा है जो ये मानता है कि हिंदुत्व कुछ नहीं है, हिंदुत्व ब्राह्मणत्व है, ब्राह्मणों का वर्चस्व है, ये दिखाने की कोशिश करके कि सदियों से, हजारों साल से सनातन धर्म के नाम पर मेजॉरिटी को जो दबाने का काम किया गया, जो शासक वर्ग मुट्ठी भर पूरे लोगों पर शासन किया, यही बात दिखाने के लिए जातिगत जनगणना कराई गई है, मुझे ऐसा लगता है। जबकि बीजेपी बार बार ये कह रही है कि सवाल सनातन का है, सवाल हिंदू का है, सवाल मेजॉरिटी का है, सवाल धर्म का है, सवाल हिंदू धर्म पर खतरे का है, सवाल सनातन धर्म पर स्टालिन के बयान के बाद और खतरे का है। तो ये जो आप देखेंगी, मुझे लगता है कि ये इसी तरफ बहस आगे बढ़ेगी और 2024 का चुनाव तमाम मुद्दों से इतर धर्म और जाति के इर्द गिर्द एक बार फिर होगा।